हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि सॉम की नीड क्या है, क्या जरूरत है सॉम पढ़ने की। ठीक है, सो लास्ट सेशन में हमने क्या बात किया था? लास्ट सेशन में हमने ये बात किया था कि सॉम हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंटेशन हटाना है। हमें ऐसे फॉर्मूलाज बनाने हैं, ऐसे एक्सप्रेशन बनाने हैं ताकि हम डिजाइन कर सकें विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। आई होप आपको याद है। अब बात करते हैं तो बेटा, अगर हमको डिजाइन करना है विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन तो इसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सो हमें डिजाइन करने की जब हमने बात की थी तो हमें क्या डिजाइन करना है माय डियर, व्हाट वी शुड डिजाइन, है ना। सो हम क्या डिजाइन कर सकते हैं? लेट्स सपोज कि हमने एक कंपोनेंट डिजाइन करना है, हमने एक बार डिजाइन करनी है। तो ये हमारी एक बार है मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, लेट्स सपोज द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर। हम सपोज करते हैं कि क्रॉस सेक्शन हमारी सर्कुलर है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक लोड लगा दूं P, ओके, अगर इसके ऊपर मैं एक लोड लगा दूं P और मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो बार है, ये हमारी स्टील की है। ये क्या है? ये हमारी स्टील की है। तो मटेरियल डिसाइड हो गया, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन सर्कुलर डिसाइड हो गई। अब क्या डिसाइड करना या क्या निकालना बच रहा है? तो तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी डायमीटर। तो यहां पे मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्या निकालने का इंटरेस्ट है मुझे यहाँ पे डायमीटर निकालना है। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? मुझे यहाँ पे डायमीटर निकालना है। अब मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं? तो देखते हैं जरा। सो बेटा, हमें क्या करना है? हमें इसको डिजाइन करना है, मतलब हमें इसकी डायमीटर निकालनी है। अब एक बड़ी सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है कि हमारी जो स्ट्रेस इस बॉडी में आने वाली है, हमारी जो सिग्मा इंड्यूस्ड है, मतलब हमारी इस बॉडी में, देखिए बड़ा सिंपल फंडा है, ठीक है, हमारी किसी बॉडी को अगर फेल नहीं होना है, उसे हमारा पर्पस क्या है? डिजाइन करना। मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि ये फेल ना हो। तो अगर किसी बॉडी को, किसी कंपोनेंट को फेल नहीं होने देना है, तो उसमें आने वाली जो स्ट्रेस है, ठीक है, इस लोड की वजह से इस बॉडी में जो स्ट्रेस आने वाली है वो इसके फेलियर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए, राइट? ये उसके फेलियर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। और देखिए, इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, सर स्ट्रेस क्या होती है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम इसको, और मैं जहां तक ये समझता हूं कि हम सबको ये बात पता होती है कि मैथमेटिकली स्ट्रेस इज, अगर मैं छोटा सा एक फॉर्मूला अभी टाइम बीइंग के लिए यूज करूं, बाकी आगे मैं प्रॉमिस करता हूं कि स्ट्रेस के बारे में बहुत कुछ बताने को है, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ा सा सॉम की इन डेप्थ को समझना होगा। सो स्ट्रेस क्या होती है? अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो स्ट्रेस होती है हमारी फोर्स अपॉन एरिया। क्या होती है? स्ट्रेस होती है हमारी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मैथमेटिकली हमको ये बात पता है। तो किसी बॉडी में आने वाली जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो उसके फेलियर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? दिस इज अवर सेफ कंडीशन, ठीक है। कोई बॉडी, ये क्या है? ये हमारी सेफ कंडीशन है, ठीक है। अगर किसी कंपोनेंट को सेफ रखना है, उसे फेल नहीं होने देना है, जो कि हमारे सॉम का पर्पस है, तो सिग्मा इंड्यूस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस, ठीक है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा। अच्छा, इस बात में कोई बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि कभी किसी बॉडी के ऊपर अगर जो फोर्स लग रही होती है वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होती है तो वो बॉडी फेल कर जाती है ना। तो सर, ये तो आपने स्ट्रेस लिखा। स्ट्रेस भी एक तरीके का फोर्स है, बट जो कि डिफाइंड है एक पॉइंट पे। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो स्ट्रेस क्या होनी चाहिए? फेलियर स्ट्रेस से कम होनी चाहिए। और ये बात सबको पता है, जिस बॉडी पे जो भी लोड लग रहा है, अगर वो लोड उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो वो बॉडी फेल करने जा रही है ना। जैसे अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझे, मेरा वजन 120 किलो है, ठीक है। अब अगर समझिए कि आप और मैं साथ में, अब आप जिस भी शहर में रहते होंगे वहां पे शॉप्स होंगी जहां पे कुर्सियां सेल होती हैं। लास्ट सेशन में कुर्सी का बात हुआ था, ठीक है।
वहां पे कुर्सियां जहां सेल होती हैं, अगर हम और आप साथ में जाएं तो आपको पता है कि कुर्सी की दुकानों पे छोटे बच्चों का कुर्सी आता है, ठीक है। अब वो छोटे बच्चे की कुर्सी पे जाकर के अगर मैं बैठने लगूं तो जो शॉपकीपर होगा वो भागते हुए आएगा और मुझे दुकान से बाहर कर देगा, है ना। क्यों कर देगा? क्योंकि ये बात उसको भी पता है कि किसी बॉडी पे आने वाली जो स्ट्रेस है या जो लोड है वो उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं हो सकता या क्षमता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसकी क्षमता से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है तो डेफिनेटली फेलियर होने वाला है, ठीक है। तो इस बात में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब सवाल उठा कि सर व्हाट डू वी मीन बाय दिस फेलियर स्ट्रेस? ये फेलियर स्ट्रेस सर क्या है? What do we mean by this failure stress? ठीक है, तो सर फेलियर स्ट्रेस को हम किस तरीके से बात कर सकते हैं? देखिए, हम जब किसी मटेरियल की बात करते हैं और उसकी टेस्टिंग करके उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं तो एक होती है हमारी यील्ड स्ट्रेंथ। आई होप हम सबने उसका नाम सुना होगा। क्या होती है जी ये यील्ड स्ट्रेंथ? इसको अपन हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में SYT से दिखाएंगे, ठीक है। और एक होती है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या होती है बेटा? एक होती है हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसको हम SUT से दिखाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम स्टील की बात कर रहे थे तो सोचिए स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ? तो स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? लगभग 250 मेगापास्कल, ओके। और SUT मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है? 400 मेगापास्कल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी स्टील के कंपोनेंट में जो स्ट्रेस पैदा हुई वो 250 को पार कर गई, यील्ड स्ट्रेंथ से ऊपर हो गई, तो क्या होगा? तो यील्ड स्ट्रेंथ से ऊपर अगर किसी बॉडी में स्ट्रेस आ जाती है तो क्या होने लग जाते हैं? परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। यील्डिंग मतलब क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। मतलब अब उस बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगा। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ से अगर स्ट्रेस पार हो गई तो समझ लीजिए कि वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। एक्चुअली जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे आते हैं तो नेकिंग होती है, नेक फॉर्मेशन होती है, मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके की ब्रेकिंग ही हो जाती है। हम जब मटेरियल टेस्टिंग की बात करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे तो इन सब चीजों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइम बीइंग मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर किसी बॉडी में आने वाली स्ट्रेस उसकी यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा हुई तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होने वाले, और अगर किसी बॉडी में आने वाली स्ट्रेस उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ज्यादा हुई तो क्या आने वाला है बेटा? क्या होने वाला है? उसका ब्रेकिंग होने वाली है, नेक फॉर्मेशन होने वाला है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो हमारा सिग्मा इंड्यूस जो है वो लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस है। चलिए शुरू करते हैं, मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारा सिग्मा इंड्यूस इज लेस देन इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस, तो हम क्या कह सकते हैं भाई? सिग्मा इंड्यूस क्या है? फोर्स क्या लग रही है? फोर्स क्या लग रही है? P अपॉन ए। फोर्स क्या लग रही है? फोर्स लग रही है हमारी P अपॉन ए, ठीक है। फेलियर स्ट्रेस क्या है? तो मैं ये मान लेता हूं कि हमें यील्डिंग भी नहीं होने देना है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया तो भी हम उसको फेल मानेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर किसी मटेरियल की हम यील्डिंग ना होने दें, उसको डिफॉर्म ना होने दें, उसको डिफॉर्म ही ना होने दें तो क्या होगा? उसको डिफॉर्म ना होने दें तो क्या होगा? उसको डिफॉर्म ना होने दें तो क्या होगा? उसका ब्रेकिंग हो ही नहीं सकता। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई बॉडी डिफॉर्म नहीं होती तो ब्रेक कहां से हो जाएगी? तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन ए इज लेस देन इक्वल टू SYT। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक इक्वेशन हम बना रहे हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब P सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो आई होप हम समझते हैं कि π/4d² इज लेस देन इक्वल टू SYT, लेस देन इक्वल टू SYT। और मैथमेटिक्स को ढंग से समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कह रहा है अगर आप ये सही से समझ गए तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां से अगर मैं डायमीटर निकालूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? डायमीटर इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई SYT रूट ओवर, राइट? रूट ओवर। तो ये एक हमारा सुंदर सा एक्सप्रेशन सा बन रहा है, किसका?
ये हमारा एक अच्छा सा एक्सप्रेशन सा हमको बनते हुए दिख रहा है, एक हमारा एक्सप्रेशन बनते हुए दिख रहा है डायमीटर का। ये हमारा एक एक्सप्रेशन है डायमीटर का। तो मान लीजिए कि ये जो बॉडी में डिजाइन करना जा रहा था, ये जो बॉडी में डिजाइन करने जा रहा था, थोड़ा बढ़िया फिगर बनाते हैं इस बार, है ना। ये देखो, हाँ, सो ये जो बेटा बॉडी में डिजाइन करने जा रहा था, है ना, और इसकी क्रॉस सेक्शन क्या थी, हमारी सर्कुलर थी। इसकी क्रॉस सेक्शन हमारी सर्कुलर थी, और इसके ऊपर जो हमारा लोड लग रहा था वो लग रहा था P, ठीक है। और हमें निकालना था इसका डायमीटर, तो अभी मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया, D मस्ट बी ग्रेटर देन √4p अपॉन पाई SYT, राइट बेटा। क्या बनाया, √4p अपॉन पाई SYT, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स क्या कह रही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि अगर आपने जो डायमीटर बनाया है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू √4p अपॉन पाई SYT है, तो आप सेफ हो, ठीक है। तो आप सेफ हो, मतलब अगर आपको फेल नहीं होना है तो आपको डायमीटर ऐसा बनाना है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई वैल्यू है P की, मेरे पास मटेरियल का पता है, यानी SYT है। तो हम एक बात मान लेते हैं कि अगर मैं P की वैल्यू रखूं, SYT वगैरह रखूं और कैलकुलेटर चलाऊं, तो जाहिर सी बात है यहां पे एक वैल्यू निकल करके आपकी आ जाएगी। तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आई, मान लेते हैं कि 100 mm आई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए जो डायमीटर निकल के आया वो निकल करके आया ग्रेटर देन इक्वल टू 100 mm, ठीक है। मतलब अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमको क्या कहना चाहता है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमको कहना चाहता है कि भैया अगर आपको सेफ रहना है, अगर आप चाहते हो कि ये कंपोनेंट फेल ना हो, तो डायमीटर 100 या 100 से अधिक बनाओ, ठीक है, 100 या 100 से ज्यादा बनाओ। अब मेरा सवाल है, क्या सवाल है सर, अगर मैं डायमीटर 90 mm बना दूं, अगर मैं इस बॉडी का डायमीटर 90 mm बना दूं और कैलकुलेशन से हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 100 mm आया है, तो क्या होगा? तो आप कहोगे सर क्या होगा, 90 mm आया मतलब क्या होने वाला है, फेलियर होने वाला है। क्यों फेलियर होने वाला है साहब, क्यों फेलियर होने वाला है? क्योंकि बहुत साफ लिखा हुआ है कि हमें अगर सेफ रहना है तो डायमीटर 100 या 100 से अधिक होना चाहिए। तो 90 जो है वो डेफिनेटली 100 से कम है, तो यानी सर्टेनली फेलियर होने वाला है। इस कंपोनेंट का डायमीटर अगर आपने 90 mm बनाया तो फेलियर निश्चित है, ठीक है। अब इसके बाद मेरा सवाल है कि सर तो फिर मैं डायमीटर एग्जैक्टली 100 mm बनाऊं या डायमीटर ग्रेटर देन 100 mm बनाऊं? क्योंकि देखो सेफ कंडीशन तो मैथमेटिकली दोनों है ना। सेफ कंडीशन तो है कि भैया 100 भी बनाओगे तो भी सेफ रहोगे, ग्रेटर देन 100 बनाओगे तो भी सेफ रहोगे। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, इसका जवाब आप सोचिएगा कि सर क्या हमें इसका डायमीटर एग्जैक्टली 100 बनाना चाहिए या मोर देन 100 बनाना चाहिए? क्या हमें इसका डायमीटर एग्जैक्टली 100 बनाना चाहिए या मोर देन 100 बनाना चाहिए? ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम 100 mm ही बनाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स कह रही है कि भैया 100 mm बनाने पे आप सेफ हो, ठीक है। और 100 mm बनाने में जब आप सेफ हो तो उससे ज्यादा क्यों बनाना, उससे ज्यादा पैसे क्यों खर्चा करने? बिल्कुल जायज बात है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली 100 mm यूज करते हो, यानी आपने इस एक्सप्रेशन पे पूरा भरोसा कर लिया। अरे सर तो भरोसा नहीं करना था क्या? नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि बेटा देखो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट के
होते हैं कुछ अजम्पशंस, और इसी तरीके से सॉम में भी कुछ अजम्पशन है। मैं ये कहूंगा कि सॉम इज अ गेम ऑफ अजम्पशंस। ठीक है, हमने कई सारे अजम्पशन मान करके इस फॉर्मूले को लिखा है। ठीक है, ठीक है, क्या अजम्पशन माने सर, क्या अजम्पशन माने? तो जैसे मैंने आपको कहा कि स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक रिसर्चर भी हूं, ठीक है, और मेरा वर्क भी स्टील पे ही है, मेरा रिसर्च वर्क भी काफी हद तक स्टील पे ही है। तो बहुत सारी टेंसाइल टेस्टिंग हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी स्टील की आप टेंसाइल टेस्टिंग करेंगे, कभी 250 आएगा, कभी 252 आएगा, कभी 255 आएगा, कभी 245 आएगा, कभी 240 आएगा। मतलब ये जो वैल्यू है, थ्योरेटिकली तो हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कांस्टेंट नहीं है ना। अब भैया अगर आपने इस SYT की वैल्यू पे पूरा ट्रस्ट कर लिया कि अच्छा SYT तो स्टील का 250 होता है, मतलब गड़बड़ होने के चांस है, फेलियर होने के चांस है, तो क्या आप वो होने दोगे? भाई सॉम का पर्पस क्या है? फेलियर नहीं होने देने का। ठीक है, तो SYT पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सॉम का अजम्पशन कहता है कि सर लोड इज स्टैटिक, पी कैसा होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए, तब ये इक्वेशन पूरी तरह वैलिड है ना। स्टैटिक का मतलब हुआ कि लोड हमारा टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मतलब क्या है? लास्ट सेशन में हमने कुर्सी की बात की थी। अब कुर्सी पे एक बार बैठ गए तो क्या कभी उठोगे ही नहीं? एक बार अगर कुर्सी कोई डिजाइन कर रहा है और कुर्सी पे अगर वो बैठ गया है ना, तो लोड तो तभी स्टैटिक है ना जब वो कभी उठे ही ना कुर्सी से। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। लोड चेंज होता है, कभी ज्यादा कभी कम, मतलब वेरिएबल रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें पॉसिबल है। आपने ये मान लिया कि पी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा और आपने एग्जैक्टली 100 mm बना दिया। अब पी जरा सा बढ़ गया तो क्या हुआ? फेलियर हो गया, राइट। मतलब आपने कुर्सी बनाई 100 kg के आदमी के लिए और कहीं आपका वजन कुछ ज्यादा खा पी करके 2 किलो बढ़ गया तो कुर्सी टूट जाएगा, राइट। इट शुड नॉट हैपन, है ना, इट शुड नॉट हैपन। हमें फेलियर नहीं होने देना है, यही है पर्पस सॉम का। ठीक है, अब फेलियर ना हो ये इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायमीटर को ग्रेटर देन 100 mm लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 100 mm मोस्ट ऑफ द केसेस लेते हैं, और इस बात को हम अंग्रेजी में ऐसे बताते हैं कि हमने 100 mm लिया, मतलब वी हैव टेकन सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं जरा, क्या होती है। ठीक है, वी हैव टेकन सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर हम 100 mm से ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लिया हुआ है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लिया हुआ है। अब आपके मन में सर एक बात ये भी आ सकती है, सर अजम्पशन क्या है सॉम के? ठीक है, तो इसके बारे में हमारे नेक्स्ट सेशंस में बात होगी, सारी बात होगी, लेकिन जिस बात का जब समय आएगा तभी होगी। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, आपको मुझे 2 चीजें देनी पड़ेंगी, एक तो ट्रस्ट और एक पेशेंस। ठीक है, ये 2 चीजें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से मानता हूं। भरोसा रखिए, जब आप बाकी के सेशंस देखेंगे हर चीज मिलेगी बेटा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलने वाला, राइट। बट यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन मी। ओके, चलो ठीक है। सो अजम्पशन क्या होते हैं, इनकी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है थोड़ा ये भी समझते हैं। अच्छा, कई लोगों को एक छोटा सा मिसकंसेप्शन ये होता है कि सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे सिविल में है क्या? बिल्कुल है। रिसेंट ईयर्स में थ्योरी ऑफ फेलियर का एडिशन हुआ था। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सॉम के कॉन्टेक्स्ट में, इसको सुनना समझना होना चाहिए। और मैं समझता हूं हम सब बहुत समझदार हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो, आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस तरीके की व्यर्थ की बातों में ना पड़े, जो पढ़ाया जा रहा है वो पूरा ईमानदारी से पढ़े। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो अगर मैथमेटिकली बोलूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है हमारी फेलियर स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस को कभी कभी हम वर्किंग स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, अलाउएबल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। दिस ऑल आर द सेम थिंग, सारी की सारी एक ही बात है। ठीक है,
अब यहां से अगर मैं परमिसिबल स्ट्रेस लिखूं तो क्या है ये, अगर मैं फेलियर अपना SYT पे माना, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ पे माना, तो इसको हम SYT/N लिख सकते हैं। और अगर फेलियर मैंने अल्टीमेट पे माना तो हम इसे SUT/N लिख सकते हैं। ठीक है, SUT/N लिख सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ने किया क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ने किया क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ने किया क्या आपके साथ? देखिए भाई, हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया और ये था हमारा फेलियर स्ट्रेस, मान लेते हैं 250 मेगापास्कल। 250 मेगापास्कल ये आपकी फेलियर स्ट्रेस थी, SYT। ठीक है, अब आपने जो परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस इस्तेमाल की, वो आपने इस्तेमाल की, ये आपकी क्या है, डिजाइन स्ट्रेस है या परमिसिबल स्ट्रेस है, मान लेते हैं 125 मेगापास्कल। ठीक है, अब एक बहुत कठिन क्वेश्चन यहां पे ये पूछता हूं आपसे कि व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आप कहेंगे सर 2, कोई दिक्कत की बात नहीं, 250 125 है ना। सो भैया फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हुआ, SYT/सिग्मा परमिसिबल यानी 2। ठीक है, अब एक छोटी सी बात सुनिए बेटा, हमारी स्ट्रेस मान लीजिए किसी बॉडी पे लगनी शुरू हुई, स्ट्रेस इंड्यूस आपने डिजाइन किया, आपने फोर्स लगाया, तो यहां पे मान लीजिए 0 है। ठीक है, और आपने डिजाइन की है 125 मेगापास्कल पे। तो अब जब 125 पे डिजाइन की है तो मतलब क्या है कि आप मान के चल रहे हो, ये मेरे 2 हाथों को देखिए, कि हमने जो स्ट्रेस इंड्यूस होनी है वो 125 होनी है। लेकिन जैसे हमने बात किया कि सॉम इज अ गेम ऑफ अजम्पशंस, इसका मतलब क्या है कि चीजें वेरी कर सकती है, और जब चीजें वेरी कर सकती हैं तो सिग्मा इंड्यूस हमारी डिजाइन स्ट्रेस से ऊपर जा सकता है। तो मान लो सिग्मा इंड्यूस डिजाइन स्ट्रेस से ऊपर चला गया और कहीं यहां पहुंच गया, क्या फेलियर हो गया? नहीं सर, फेलियर नहीं हुआ। यहां पहुंच गया, क्या फेलियर हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि फेलियर तो यहां होना है। ठीक है सर, यहां पहुंच गया, फेलियर हुआ क्या? फेलियर नहीं हुआ, क्योंकि फेलियर तो यहां होना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ लिबर्टी ले ली है, कुछ मार्जिन ले ली है। ये क्या है, ये रीजन क्या दिखा रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे अगर हमें ट्रेन पकड़नी हो और आइडियली हमारे घर से 15 मिनट लगते हैं रेलवे स्टेशन पहुंचने में, तो क्या ट्रेन हमारी मान लीजिए 9:45 पे है, तो क्या मैं एग्जैक्टली 9:30 पे निकलूंगा? एग्जैक्टली 9:30 पे निकलूंगा, सारी आइडियल कंडीशन सोच करके कि मैं बाहर निकलूंगा, ओला खड़ी होगी, उबर खड़ी होगी, ऑटो खड़ी होगी, मैं तुरंत बैठूंगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, कहीं सिग्नल नहीं मिलेगा, कहीं ट्रैफिक नहीं मिलेगा, गाड़ी पंचर नहीं होगी, है ना। कभी ऐसा करते हैं? और जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन निकलने से 1 सेकंड पहले मेरा, या उसी सेकंड पे मेरा पैर ट्रेन के अंदर, एंड आई एम इन। ऐसा होता है क्या? हमें ट्रेन भी पकड़नी होती है तो हम कुछ मार्जिन लेके चलते हैं, राइट, है ना। 15 मिनट अगर रेलवे स्टेशन पहुंचने में लगता है, 15 मिनट 20 मिनट और पहले निकलते हैं कि ताकि कुछ अनसर्टेनिटी हो तो हमारे पास कुछ मार्जिन रहे। इसी अनसर्टेनिटी को कोप अप करने के लिए सॉम की दुनिया में हम हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली आपको क्या देती है, एक मार्जिन देती है, एक जोन देती है जो आपकी सेफ्टी को फर्दर इंश्योर करता है। ठीक है, और मैथमेटिकली ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, इसको अपन m से दिखाते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, ये भी ESE में पूछा गया है। व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मैथमेटिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है n-1। ठीक है, और आप इसको यहां से देख भी सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले लूं, मतलब मेरी डिजाइन स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेंथ या फेलियर स्ट्रेस सेम हो गई, राइट। और अगर हमारी परमिसिबल स्ट्रेस और फेलियर स्ट्रेस सेम हो गई, तो मतलब कोई मार्जिन हमारे पास नहीं रह गई। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, n-1। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की नीड क्या है, ये बेसिकली हमको कुछ मार्जिन देती है अगेंस्ट फेलियर। तो अभी हमने कैसे डिजाइन किया था, अभी हमने फेलियर स्ट्रेस को कंसीडर करते हुए डिजाइन किया था। तो अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे समझ गया कि भैया सॉम इज अ गेम ऑफ अजम्पशन। तो व्हेन सॉम इज द गेम ऑफ अजम्पशन, मुझे अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी इंक्लूड कराना होगा, और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको डिजाइन करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से इसको डिजाइन करने वाले हैं। आइए देखते हैं।
सो ये बना दी मैंने फिर से हमारी बॉडी। ओके ओके ओके, ये हमारी फिर से बन चुकी है बॉडी, और ये हो गया मेरा लोड इसके ऊपर, और ये है इसकी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये है इसकी क्रॉस सेक्शन। तो अब मुझे इसको डिजाइन करना है। मुझे एक बात समझ में आ चुकी है कि भैया मुझे अगर सेफ्टी इंश्योर करनी है, मुझे अगर सेफ्टी को इंश्योर करना है, तो मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी इंक्लूड करना होगा। तो इसके लिए अपन क्या करें, हम इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से करते हैं कि सिग्मा इंड्यूस, देखिए वही बात है, अभी तक हम फेलियर स्ट्रेस लेकर के चलते थे, अब हम क्या लेकर के चलेंगे, अब हम लेकर के चलेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। अब हम क्या लेकर के चलेंगे, अब हम लेकर के चलेंगे परमिसिबल स्ट्रेस। ओके, सो भाई सिग्मा इंड्यूस क्या है, हमें पता है सर, दिस इज फोर्स अपॉन एरिया, और सिग्मा परमिसिबल क्या है, मैं यील्ड स्ट्रेंथ को अपना फेलियर स्ट्रेस मानते हुए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, SYT बाई एन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं SYT बाई एन। अब यहां से बेटा, यहां से अगेन मैथमेटिक्स को फॉलो करते जाइए। एरिया क्या है, पाई बाई 4d स्क्वायर है ना, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू SYT बाई एन। तो यहां से अगर मैं थोड़ा इधर उधर करूं तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 4pn अपॉन पाई SYT, राइट। d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4pn अपॉन पाई SYT। तो बेटा ये क्या बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इंक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, सो अगर हमें इस कंपोनेंट को डिजाइन करना है, इसका डायमीटर निकालना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी इंक्लूड करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो सर क्या मैं इसका रट्टा लगा लूं, क्या मैं इसको याद कर लूं, नहीं। ठीक है, याद नहीं करने का। क्यों याद नहीं करने का, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, आप हर चीज रट नहीं सकते, लेकिन कुछ इक्वेशन तो ऐसे होंगे जिसको रटने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, उसको रटने में ही समझदारी है, लेकिन ये वैसा इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसको आप बहुत आसानी से 2 स्टेप में निकाल सकते हो, लेकिन सर फिर हमें ये तो याद रखना पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो शॉपकीपर को भी पता है ना भाई, कुर्सी के दुकान वाले को भी तो पता है, किसी बॉडी पे आने वाली स्ट्रेस उसकी परमिसिबल यानी उसकी एक्सेप्टेबल स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां से शुरू करिए, यहां तक पहुंच जाइए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि इक्वेशन को सुनना शुरू करिए। कोई इक्वेशन क्या कहना चाह रहा है, अगर आप वो सही से सुन सकते हैं तो अपने आप ही बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करूं, अगर मैं इस इक्वेशन को रीड करने की कोशिश करूं, तो ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हुई, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा हुई तो डायमीटर ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। अब डायमीटर ज्यादा करोगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, है ना, कॉस्ट ज्यादा आएगी, है ना। और कॉस्ट तो ज्यादा आएगी लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है तो परमिसिबल स्ट्रेस कम है ना। परमिसिबल स्ट्रेस जितनी कम है, ये जो मार्जिन है ये उतनी ज्यादा है ना। मान लीजिए ये 125 की जगह 75 होती, मान लीजिए 75 होती तो हमें और मार्जिन मिल जाती, है ना, हमें और मार्जिन मिल जाती, राइट। अब हमें और मार्जिन मिल जाती तो क्या होता भाई, हमें और मार्जिन मिल जाती तो क्या होता कि हमारी सेफ्टी ज्यादा होती। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ने से डायमेंशंस बढ़ती हैं, डायमीटर मतलब डायमेंशंस को दिखा रहा है, कॉस्ट बढ़ेगी, परमिसिबल स्ट्रेस कम होगा और सेफ्टी इंक्रीज होगी, सेफ्टी इंक्रीज होगी। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात। थोड़ी सी एक बात छोटी सी और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार ईएससी में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी depends upon what? Factor of safety depends upon what? So मैं इसका आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मेरे पास एक गैस सिलेंडर है। आई होप हम सब ने अपने घरों में गैस सिलेंडर देखा होगा,
ठीक है, और हम चेयर की बात कर रहे थे। मान लीजिए हमारे पास चेयर है। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि आपको एक गैस सिलेंडर डिजाइन करना है, एक चेयर डिजाइन करनी है, तो बताइए किसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लोगे? सिंपल सा सवाल। अब आपके मन में उछल उछल के ये जवाब आ रहा होगा कि सर डेफिनेटली हम गैस सिलेंडर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करती है वो ऑब्वियसली किस पे करती है? डिपेंड्स अपॉन द सेवरिटी टू फेलियर। देखो, अंग्रेजी का शिकार मत हो जाना, ठीक है? यही एग्जैक्ट वर्ड हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है? सेवरिटी का क्या मतलब होता है? सेवरिटी का मतलब होता है कि कितना खतरनाक, कितना पोटेंशियली, कितना ज्यादा नुकसानदायक कोई चीज हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर गैस सिलेंडर फेल हुआ तो भयंकर नुकसान है, और चेयर फेल हुई तो थोड़ा सा नुकसान कम है रिलेटिवली, राइट? सो डेफिनेटली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है कि फेलियर से एसोसिएटेड नुकसान कितना है। और इसी बात को अंग्रेजी में अपन बोल सकते हैं कि सेवरिटी ऑफ फेलियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? ये ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? सर आप तो ईएससी पढ़ाने लग गए। बेटा ट्रस्ट मी, हैव द ट्रस्ट एंड पेशेंस, ठीक है? सब आएगा, ठीक है? सब आएगा, डोंट वरी। What will be the new factor of safety if load and diameter both are doubled? अगर what is the factor of safety if load and diameter both are doubled? ठीक है, करिए, ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर दीजिएगा और ट्राई करिएगा, ठीक है? मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? What will be the new factor of safety if load and diameter both are doubled? ठीक है, अब कई लोग इस क्वेश्चन को जब आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आई होप ईमानदारी से किया होगा, तो कई लोगों ने आप में क्या किया होगा कि आपने डायरेक्टली उठा करके इस फॉर्मूले का यूज कर लिया होगा, है ना? बेटा ऐसा नहीं करने का, ठीक है? कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक तरीके से हम आज सॉल्व करेंगे, फिर एक तरीके से रिवाइज करेंगे, फिर एक तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे लगाइए कि आप एग्जाम सेंटर पर बैठ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो मैं कभी भी यहां से नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब भैया आप इसको कहां तक कैरी करते बैठोगे? नहीं करने का, इसकी जरूरत ही नहीं है। अपन हमारे बेसिक रिलेशन पे जाएंगे। अपन क्या करेंगे? अपन हमारे बेसिक रिलेशन पे जाएंगे, ठीक है? अपन क्या करेंगे? हम हमारे बेसिक रिलेशन पे जाएंगे। क्या बेसिक रिलेशन है? कि सिग्मा इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए, है ना? इसको याद रखने के लिए दिमाग पे कोई बर्डन नहीं पड़ता, ये तो शॉपकीपर को भी पता है। P अपॉन ए, चलो ठीक है, पाई बाई 4d स्क्वायर is less than equal to syt by n is less than equal to syt by n। अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो इसको एक तरफ ले लीजिए, है ना? और क्योंकि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज कर रहे हैं तो वी कैन लेट गो ऑफ द इनइक्वालिटी। हम एक इनइक्वालिटी को टाइम बीइंग इक्वालिटी बना लेते हैं, ठीक है? सो n इज इक्वल टू पाई बाई 4 d स्क्वायर SYT अपॉन P, SYT अपॉन P। तो देखिए ये फॉर्मूला अब हमारे एक तरीके के फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में चेंज हो गया। हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में चेंज हो गया, ठीक है? अब क्या बोलता है क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इफ लोड एंड डायमीटर बोथ आर डबल? जो कहता है कर दो, है ना? जो कहता है कर दो, है ना? पाई बाई 4d स्क्वायर SYT अपॉन P, ये रिलेशन था। उसने कहा कि डायमीटर को डबल कर दीजिए तो कर दीजिए, उसने कहा लोड को डबल कर दीजिए तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है? अब ये हो गया हमारा 2D, ब्रैकेट खोलिए, एक 4 बाहर आएगा, 4/2 यानी 2, और अंदर क्या रह गया मसाला? पाई बाई 4d स्क्वायर SYT अपॉन P, SYT अपॉन P, और ये क्या है? ये हो गया N1। तो अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये पाई बाई 4d स्क्वायर SYT बाई P बराबर किसके? पुराने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के, पुराने n के, यानी N1 क्या हो गया बेटा? 2 टाइम्स n के। N1 क्या हो गया? 2 टाइम्स n के। तो क्या ऑप्शन हो गया बेटा हमारा? हमारा ऑप्शन हो गया B, ठीक है? आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। सो इस सेशन में
इस सेशन में आपको यह समझ में आया होगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की क्या रिलीवेंस है, क्यों आता है और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और एक बेसिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम डिजाइन के और आयामों को देखेंगे और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं किसी बॉडी को डिजाइन करने के लिए। तो गाइस विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और नेक्स्ट सेशन में इसके आगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होंगी और धीरे धीरे करके हम कोर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एंटर कर देंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज वेल।